बिल्कुल, लेकिन अभी तो चुनाव शुरू हो गया, कहाँ से जाएंगे। और इस वक्त कांग्रेस के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी को क्या ज़रूरत पड़ गई थी, वो हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ये बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूछते हैं हनुमंत पवार साहब से। हनुमंत पवार साहब नमस्कार। नमस्कार, राम राम। राम राम सर, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम राम। हनुमंत पवार साहब, राहुल गांधी जी ने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और ये शक्ति जो है ये कर रही है, वो कर रही है, उसको पकड़ लिया नरेंद्र मोदी जी ने, और ये कहा कि हम शक्ति के उपासक हैं, ये शक्ति के विनाशक हैं, हम शक्ति की पूजा करते हैं, ये शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। हर जगह पर तो बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया सर, जैसे वो परिवार मिल गया था, मोदी का परिवार हर जगह पे। तो हनुमंत पवार साहब ये क्या हो रहा है, जरा बताएं, जरा इस पर जरा रोशनी डालें प्लीज, क्योंकि आपकी जो रैली थी ना शिवाजी पार्क में, मैं सच बोल रहा हूँ, इट वॉज सो ह्यूज, इट वॉज अमेजिंग, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, इट वॉज माइंड बॉगलिंग। मतलब कि बाला साहब ठाकरे की जितनी बड़ी रैली हुआ करती थी उससे उसके आसपास ही थी, अगर ज्यादा नहीं थी तो, मतलब जबरदस्त बिल्कुल। तो उससे ध्यान अब हट करके अब ये शक्ति के ऊपर ध्यान आ गया है, जरा बताएं सर प्लीज, हनुमंत पवार साहब। आपने ही सवाल पूछा और आपके सवाल में ही जवाब छिपा था जी। छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो समापन का प्रोग्राम हुआ, जिसमें सभी इंडिया अलायंस की पार्टियां लगभग मौजूद थी, वो सभा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। तो वो सभा का जो सगमा पहुंचा है इनको, उससे ये अब तक बाहर नहीं आ चुके। उनको लगता नहीं था कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इतने जोर शोर से लोग स्वागत करने वाले। तो मैं नंदुरबार में था, वहां के हमारे आदिवासी भाइयों ने लगभग 1 लाख लोग नंदुरबार में आए थे। उसके बाद धुलिया में जो महिला मेलावा हुआ, वहां हमारी औरतें, महिलाएं, माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई थी। उसके बाद चांदवड नासिक में जो किसान सम्मेलन हुआ, उसमें भी बहुत किसान आए थे। सरकार के ऊपर गुस्सा किसानों ने वहां बोल के दिखाया। और जैसे जैसे यात्रा नासिक से बढ़ती हुई पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई में आ गई, तो आपने धारावी में जो लोग आए थे, जो सैलाब लोगों का जो सैलाब आया था, तो इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखला गई है। जिस शक्ति का राहुल जी ने जिक्र किया है, वो शक्ति है अंबानी अदानी की। जो शक्ति नरेंद्र मोदी सरकार कहने की जरूरत क्या पड़ गई वहां पे हनुमंत पवार साहब? वो सब ठीक है, मैं मानता हूं, आई अंडरस्टैंड व्हाट मिस्टर राहुल गांधी वांटेड टू से, सबको मालूम है, लेकिन वहां हिंदू धर्म बोलने की क्या जरूरत थी? हिंदू धर्म में एक शब्द है, और आप बोल रहे हैं राक्षसों के पास भी शक्ति होती थी। बिल्कुल, बताइए। हिंदू धर्म के डेफिनेशन को लेके, हिंदू धर्म में जो जो अलग अलग संज्ञाएं रहती है, उसके ऊपर सिर्फ बीजेपी बोले, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, हम तो मानते नहीं। तो हिंदू धर्म में एक अच्छी शक्ति है, एक बुरी शक्ति है। जो शक्ति जीएसटी को लेकर हमारे किसानों को, व्यापारियों को ठगती है, जो शक्ति हमारे माता बहनों के ऊपर अत्याचार करती है, जो शक्ति हमारे रोजगार मांगने वाले लड़कों पे लाठियां बरसाती है, जो शक्ति बलात्कार करने वालों को साथ में लेके संसद में बैठती है, जो शक्ति न्याय मांगने पर, हक मांगने पर गोलियां देती है, वो शक्ति के निषेध में राहुल गांधी जी बोले। तो उसमें बीजेपी को इतना गुस्सा आने की क्या जरूरत थी? बीजेपी को पता है उनके पीछे कौन सी शक्ति है। वो शक्ति का बुर्का हमने फाड़ दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सामने बैठने वाले लोगों को, सुनने वाले लोगों को समझ में आ गया, पता चल गया, जो राहुल जी कहना चाहते थे वो अच्छी तरह से डिलीवर हो गया। तो इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। हनुमंत पवार साहब, मोदी साहब का कहना है शक्ति विनाश उनका ऐलान, शक्ति विनाश उनका ऐलान, शक्ति उपासना मेरा ऐलान। आगे जाके कह रहा है कि राहुल गांधी जी नारी शक्ति का अपमान करना उनका काम, और मोदी जी का काम है नारी शक्ति को आगे बढ़ाना। यानी नारी शक्ति, ये एक बहुत बड़ा चीज है कि आप अपमान कर रहे हो और मोदी जी प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, पवार साहब। बिल्किस बानो के ऊपर जिसने बलात्कार किया, जिनको सजा सुनाई दी, वो लोगों को बाहर निकालना जेल से, ये नारी शक्ति का अपमान है।
जिस महिला रेसलर ने हमारे गोल्ड मेडल जीता था, उनके ऊपर बलात्कार करने वाले आदमी को संसद में अपने बगल में लेके बैठना, ये नारी शक्ति का अपमान है। हाथरस में जिस बहना पे हमारे बलात्कार हुआ तो उसके घर वालों को भी उसका शव सौंपा नहीं गया, जाके उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको आपस में ही जला दिया, ये नारी शक्ति का अपमान है। महंगाई बढ़ा के, गैस के दाम बढ़ा के, खाद्य तेल के दाम बढ़ा के, शक्कर के दाम बढ़ा के, दालों के दाम बढ़ा के हमारी माता बहनियों के पेट में जाने वाला अनाज का निवाला छीनना, ये नारी शक्ति का अपमान है। हमारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हो, हमारी कॉलेज में जेएनयू में पढ़ने वाली लड़कियां हो, बनारस विश्व हिंदू विद्यापीठ में पढ़ने वाली लड़कियां हो, जेएनयू में पढ़ने वाली लड़कियां हो, जामिया मिलिया में पढ़ने वाली लड़कियां हो, उनके ऊपर लाठी बरसाना, उनके ऊपर पत्थर बरसाना, उनके ऊपर पुलिस को भेज के बल का प्रयोग करना, ये नारी शक्ति का अपमान है। संसद में बैठ के सोनिया जी जैसे बुजुर्ग नेता के ऊपर बुरी बात करना, ये नारी शक्ति का अपमान है। मोदी साहब को पता है कि नारी शक्ति का अपमान बीजेपी ने किस ढंग से पिछले 10 साल से किया है, इसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए वो लंबे चौड़े भाषण दे रहे, नहीं तो 10 साल में उन्होंने किया क्या है भाषण देने के सिवा। लेकिन यहां पर एक चीज देखी गई है हनुमंत पवार साहब, मेरा सवाल ये था, ठीक है आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो जनता तक पहुंचेगी कि भाई आसुरिक शक्तियां भी होती थी, राक्षसों के पास भी शक्ति थी, ऐसा राहुल गांधी जी ने आज कहा है। हम तो राक्षसों वाली शक्ति की बात कर रहे थे जो हमने वहां पे बात करी। क्या ये संदेश आपका लोगों तक पहुंचेगा? क्योंकि जो आपका कॉरपोरेट मीडिया है, जबरदस्त बड़ा बड़ा मीडिया जो है ना, जहां पर महान पत्रकार काम करते हैं, वो सब तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म है, अब तो कांग्रेस का तो खेल खत्म, 25 सीट भी नहीं आएंगी अब तो, ऐसा कहा जा रहा है सर। हनुमंत पवार साहब बोलिए। 2029 की तैयारी कीजिए। हाँ 2029 की तैयारी कीजिए अगर आप बचते हैं तो। जी सर। उनके मालिक जो उनको कहते हैं, उनके हाँ। मालिक जो उनको दिखाने के लिए कहते हैं, वही दिखाना वही बोलना उनका काम है। असल में हम उनको मीडिया मानते ही नहीं, वो तो वफादार है। जिस शक्ति का राहुल जी ने जिक्र किया है, उस शक्ति के जैसे राहुल गांधी जी ने जिक्र किया है, उस शक्ति के वफादार जैसे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब है, उतने ही वफादार ये कुछ चंद गोदी मीडिया के लोग हैं। हम उन जैसे पत्रकारों की बात क्या है ये ध्यान में नहीं रखते हुए रास्ते पे उतर आए, लोगों से हमारी बात अच्छी तरह से हो गई है और लोगों को ये पता चला है। अब मीडिया के जरिए से हम अपनी बात लोगों की तरफ ले जाए, ये वक्त अब गुजर गया। हमारी बात सीधी लोगों तक पहुंच रही है, उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। लाखों लोग भीड़ से आके जिस राहुल गांधी को देशद्रोही कहते थे, जिस राहुल गांधी को ये शहनशाह कहते थे, जिस राहुल गांधी को ये युवराज कहते थे, जिस राहुल गांधी को ये भ्रष्टाचारी पार्टी का लीडर करते थे, उसी राहुल गांधी को सुनने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए और अपना दुख दर्द उनको बताने के लिए लाखों की भीड़ में लोग आ रहे हैं। तो लोगों को ये बात बिल्कुल ठीक पता है कि राहुल गांधी जिस शक्ति का जिक्र कर रहे हैं वो तो कंस मामा की शक्ति है, वो तो कौरवों की शक्ति है। लेकिन पांडवों की शक्ति कौन सी है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कौन सी है और रावण की शक्ति कौन सी है, ये लोगों को भली भांति पता चल गया है। गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, ये बार बार बीजेपी के हर नेता चिल्ला चिल्ला के बोला था और जूनियर स्टैलिन ने हर मंच पर उसको बार बार दोहराया था। और उनके बाद साउथ के जितने लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, अलग अलग उसको सपोर्ट भी करने लगे थे। तो ये आप पे आरोप हमेशा लगता है हनुमंत जी कि आप ये घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। आज मोदी जी ने ये पूछा आपको कि आप हमेशा हिंदू धर्म को क्यों बदनाम करते रहते हो, कोई दूसरा धर्म के बारे में आप आलोचना नहीं करते, कोई दूसरा धर्म के टीका टिप्पणी नहीं करते, सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना। हिंदू ये एक इंडिया अलायंस के एक चीफ एक मुद्दा बन चुका है। ये क्यों ऐसा हनुमंत पवार साहब, क्यों ऐसा लोगों में एक भ्रम ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म के आलोचना करते हो? मैं फिर एक बार से कहता हूं कि लोगों में यह भ्रम नहीं है, यह भ्रम मोदी जी के, अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से दिमाग से मुंह से निकलता हुआ फैलाया गया भ्रम है। बीप बनाने वाली कंपनियां, बीप एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां जिन पार्टी को चंदा देती है, वो पार्टी अब हमें हिंदू धर्म सिखाएगी, वो पार्टी अब हमें सनातन धर्म सिखाएगी। तो इतने तो बुरे दिन हमारे नहीं है कि बीप बनाने वाली, बीप एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा लेके अगर कोई पार्टी हमें सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में बोले तो ये हम मानने वाले लोग नहीं है। हम भगवान शिव को मानने वाले लोग हैं। हमें अच्छी तरह से पता है, मोदी जी से, अमित शाह जैसे लोगों से हमें
जो मौत के मुंह में लोगों को ढकेलते हैं, किसानों को मौत के मुंह में ढकेलते हैं, उनसे हमें हिंदू धर्म की सीख लेने की इतनी बुरी दिन हमारे नहीं आए। क्या बात है साहब। तो जी। यस, देश का जो नया इनका मोदी जी का क्या है कि देश का जो आतंकवाद हुआ नष्ट, तुष्टिकरण वाले हुआ पस्त, सलाखों के पीछे पहुंचे भ्रष्ट, देश विरोधी का हुआ कष्ट। तो ये मोदी जी का स्लोगन है, ये आज पूरे बीजेपी का स्लोगन है। तो कष्ट उन लोगों को हो रहा है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। मोदी जी ने आतंकवाद को खत्म कर दिया, तुष्टिकरण वालों को ठीक कर दिया, सलाखों के पीछे भ्रष्ट लोगों को पहुंचा दिया, मगर जो देश विरोधी काम करने वाले हैं उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। ये एक स्लोगन बन चुका है बीजेपी और मोदी में। क्या ये सच्चाई है कुछ इसमें, पवार साहब? ये स्लोगन आप जब पढ़ रहे थे, उनके मोदी साहब के मुंह से आया था, जब पढ़ रहे तो मैं मेरी हंसी संभाल नहीं सकता था, मैं रोक नहीं सकता था कि जो भ्रष्टाचार करते हैं वो सलाखों के पीछे चले गए। अरे भाई, वो लोग तो बीजेपी में जाते हुए हम देख रहे हैं। सलाखों के पीछे कोई भ्रष्टाचारी 10 साल में गया हो तो मोदी साहब ने भाषण देके आके हमें कहना चाहिए, दिखाना चाहिए। जो भ्रष्ट है उनको भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में डाल के अशोक चव्हाण साहब हो, छगन भुजबल साहब हो, विजय कुमार गावित हो, या शिवसेना में से लिए हुए कितने लोग हैं, भ्रष्टाचार का आरोप, 70 करोड़ का घोटाला का आरोप जिस अजित पवार पे हुआ था, उनको ये 70,000 करोड़ सर, 70,000, 70 नहीं, 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ जी। तो लेकिन इनको बाजू में लेके बैठते हो, स्लोगन देते हैं कि सलाखों के पीछे चले गए। भाई, जैसे मोदी साहब के अब झूठ बोलने की तो अब इंतहा हो गई, लोगों को भी सुनने की और कुछ तो मर्यादा है हमारी भी। तो मोदी जी के ये जुमलेबाजी 10 साल चली, लोगों ने देखा, लोगों ने उनको वोट भी दिया था। अब लोग रास्ते पे आ गए हैं, लोग अब जवाब मांग रहे हैं। 10 साल में महंगाई के ऊपर बात करो, रोजगार के ऊपर बात करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आया, नए उद्योग धंधे कितने निकले, सिक्योरिटी का क्या हुआ, आतंकवाद पे भी वो अगर घोषणा दे रहे तो भाई पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया था, इतने साल बाद तो पता चलना चाहिए। किसको अटक किया आपने, किसको पकड़ा आपने, क्या हुआ था? अभी तो पर एक चीज 10 है सर, उसके बारे में बात करेंगे, एक सेकंड, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी जरूर बात करेंगे आपसे। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता हैं यहाँ के, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरी माँ के पास आए रोते हुए, उन्होंने कहा कि मेरा दिल नहीं था, मेरा मन नहीं था, मेरा ये नहीं था, लेकिन मुझे बीजेपी में जबरन जाना पड़ रहा है, वरना मैं जेल में होता। अशोक चव्हाण साहब ने कहा है कि मैं सोनिया गांधी जी से मिला ही नहीं हूं। तो क्या राहुल गांधी जी किसी और नेता के बारे में बात कर रहे थे या अशोक चव्हाण साहब के बारे में बात कर रहे थे? सर, राहुल जी ने, एक नेता आए थे मेरी मामा के पास आके रोए थे, मुझे जेल जाने से डर लगता है, इन शक्तियों का मैं मुकाबला नहीं कर सकता हूं, ऐसा बोला। यही कहा था राहुल गांधी ने। मैं वही बात दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर में बैठी है, वो अपने हाथ में जो सेंटर की एजेंसियां है, ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस हो, इन सबको लेके जो सामने वाले पार्टी के बड़े लीडर है उनके ऊपर धौंस जमाती है, उनके ऊपर दहशत जमाती है, उनको परेशान करती है और अपने पार्टी में शामिल करने का षड्यंत्र रचती है। इसमें से कई ऐसे नेता महाराष्ट्र में से है या बाहर के भी महाराष्ट्र के कई ऐसे लीडर है जो सिर्फ बीजेपी को डर के, अमित शाह मोदी साहब को डर के मारे वो बीजेपी में गए हैं। उनमें से कोई तो एक होगा जिनका नाम राहुल गांधी लेना नहीं चाहते थे, मैं भी लेना नहीं चाहूंगा। ये डरे हुए लोग हैं, इनको बीजेपी से लड़ने की इनको हिम्मत नहीं है। जब सत्ता में आते थे तो सीएम बनते थे, मिनिस्टर बनते थे, एआईसीसी में पद लेते थे, राज्य में पद लेते थे, 2-2 पीढ़ियां इनकी सरकार में गई है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष करने की बात आई, मुकाबला करने की बात आई, रास्ते पे उतरने की बात आई, लोगों के हित में बीजेपी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ झगड़ा करने की बात आई, तो ये लोग डरे हुए हैं। तो डरे हुए लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई भी स्थान नहीं है। इसी में से राहुल जी ने जो कहा होगा तो कोई भी एक नेता होगा उस नाम से। और हनुमान पवार जी, एक और बात भी है, आपकी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है। आखिरकार 1885 में बनी हुई पार्टी, मतलब आपने तो न जाने क्या कुछ नहीं देखा। कांग्रेस का अगर इतिहास देखें तो क्या कुछ नहीं देखा। बर्फ की सिल्लियों के ऊपर लटका करके किस तरीके से बैंत मारे गए, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, हड्डियां तोड़ी गई लोगों की, गोलियां चलाई गई कांग्रेस के लोगों पर। ये तो जग जाहिर है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक और बात पूछ रहा हूं आपसे, 1885 में बनी हुई पार्टी, मतलब आपने तो न जाने क्या कुछ नहीं देखा। कांग्रेस का अगर इतिहास देखें तो क्या कुछ नहीं देखा। बर्फ की सिल्लियों के ऊपर लटका करके किस तरीके से बैंत मारे गए, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, हड्डियां तोड़ी गई लोगों की, गोलियां चलाई गई कांग्रेस के लोगों पर। ये तो जग जाहिर है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक और बात पूछ रहा हूं आपसे,
कांग्रेस के ही कई लोग जो पहली बार जब कॉर्पोरेटर बने तो उनके पास 1 करोड़ भी नहीं था, 1 करोड़ भी नहीं था साहब। उसके बाद वो मंत्री बने और पिछले चुनाव में, पिछले से पिछले चुनाव में जब वो लड़े तो उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में लिखा कि उनके पास 240 करोड़ रुपए हैं। मतलब 1 करोड़ ना होने से 240 करोड़ तक पहुंच गए कांग्रेस पार्टी में रहकर, और अब कांग्रेस को छोड़ दिया। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे हनुमंत पवार साहब? नहीं, मैं राहुल जी ने तो साफ तौर से कहा है कि आरएसएस से डरने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले लोगों की कांग्रेस में कोई भी जगह नहीं है। जो जाना चाहता है वो जल्द से जल्द चले जाए। जो डरे हुए लोग हैं उन्होंने बहुत 10 साल वो रह गए, मेरे को तो वो उनका भी बड़ा ताज्जुब है कि 10 साल इनका दम कैसे नहीं इधर घुटता था। अब उधर गए तो किसी नेता को, हमारे हर्षवर्धन पाटिल साहब थे, वो तो सरेआम सभा में कहते हैं कि मैं उधर गया बीजेपी में तो अब मुझे नींद आती है आराम से जी। तो भाई 10 साल भी आप कांग्रेस में क्यों रहे थे? अगर आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, लोगों के साथ आपको खड़ा नहीं रहना, युवकों के साथ, रोजगार मांगने वालों के साथ, एमएसपी मांगने वालों के साथ अगर आपको खड़ा नहीं रहना, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ अगर आपको बोलना नहीं, तो आप कांग्रेस में हो क्यों? जो आज बंदा कांग्रेस में है उसको किसानों के पक्ष में रास्ते पे आना होगा, विद्यार्थियों के मुद्दे पे, अन्याय अत्याचार पे रास्ते पे आना होगा, महिलाओं पे अगर जोर जबरदस्ती होते तो रास्ते पे आना होगा। हमारे लीडर राहुल जी हो या बुजुर्ग लीडर हमारे जिन्होंने 50 साल से ज्यादा कांग्रेस को दिए है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, सोनिया जी है, कई ऐसे नेता है। महाराष्ट्र में भी आपने देखे हैं। मैं जिस जिले से आता हूँ वो धाराशिव जिला मराठवाड़ा का, वहां मधुकर चौहान साहब बोल के मेरे लीडर है। अब 84 उनकी उम्र है, फिर भी वो कांग्रेस का झंडा कांधे पे लेके लड़ रहे हैं। नाना पटोले साहब हमारे लड़ रहे हैं, विश्वजीत कदम साहब हमारे लड़ रहे हैं। हमारी आपने देखा धारावी में अदानी के खिलाफ हमारी वर्षाताई गायकवाड़ लड़ रही है। तो लड़ने वाले लोग कांग्रेस में है, जो भाग जाते हैं वो जा सकते हैं, उनको उनका ईश्वर बना। पवार साहब, कांग्रेस पे मोदी साहब ने आरोप लगा कि इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन एक बहुत हार्डकोर फैक्ट है कांग्रेस के अंदर। साउथ में थे मोदी साहब पिछले 2-3 दिन से लगातार, बोले कर्नाटका का लूट गेम, जिस प्रकार से लूट रहे हैं कर्नाटका में, लूट मचा है कर्नाटका में। एक बोल रहे कि एक सीएम एग्जिस्टिंग सीएम है, बोलते दूसरा है सीएम इन वेटिंग, फिर है फ्यूचर सीएम एस्पिरेंट, फिर बोलते एक सुपर सीएम भी है उसके ऊपर, और एक शैडो सीएम, सुपर सीएम, शैडो सीएम, और एक कलेक्शन मिनिस्टर है दिल्ली में और एक कलेक्शन मिनिस्टर है। तो कर्नाटक में बोले इतने सारे सीएम एस्पिरेंट, कलेक्शन सीएम, शैडो सीएम, बोले लूट का एक उत्तम उदाहरण है, लूटपाट का एक उत्तम उदाहरण है कर्नाटका। तो क्या इसको आप नेगेट कर सकते हो? मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन, कर्नाटक के बारे में मोदी जी का दुख और दर्द हमसे बेहतर कौन जान सकता है। कर्नाटक की जनता ने जो हफ्ता वसूली सरकार थी कर्नाटक की, जहां के 2 मिनिस्टर सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, इसके लिए ये मोदी साहब ने ही बदले थे, वहां अब जनता की सरकार आ गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई है। बीजेपी को चितपट करके हरा के बहुत अच्छे तरीके से शान से कांग्रेस की सरकार आई है, अच्छी तरह से काम कर रही है। तो मोदी जी को अब वहां कर्नाटक में तो मोदी जी को कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, जल्द से जल्द उनको उत्तर भारत में आना चाहिए, साउथ में उनकी दाल निगलने वाली नहीं है। लेकिन हनुमंत पवार साहब, हाल ही में बेंगलोर में जो एक हनुमान चालीसा को लेकर के इतना बड़ा बवाल मच गया, उसको लेकर के अब वहाँ वो क्या नाम है उनका, तेजस्वी सूर्या क्या नाम है उनका, वो यस बीजेपी के जो बेंगलोर के जो हैं यूथ विंग चीफ जो हैं वो, उसके अलावा काफ़ी मंत्री लोग दिल्ली से भी गए, न जाने क्या कुछ हुआ, बहुत लोगों ने जाकर के वहाँ पे बहुत कुछ किया। कैन वी आर वी ऑन? आई थिंक वी आर। सो इसका कोई फर्क पड़ेगा सर उधर? बिल्कुल नहीं। कर्नाटक के जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उसके पहले 1 साल आपने देखा था, इतने निर्णय बीजेपी में लिए थे जिसका सीधा हमारे देश के हार्मनी पे परिणाम हो सकता था। कम्युनल इतने सारे निर्णय उन्होंने लिए थे, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाया था, कितना कुछ किया था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया है, उनको अपना वोट नहीं दिया है।
तो अब कर्नाटक की तो बात इन्होंने छोड़ ही देनी चाहिए। तो कर्नाटक में जो वादे किए गए थे कांग्रेस द्वारा, क्या आप लोग उन वादों को पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल। गृह लक्ष्मी योजना हो, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की योजना हो, गृह लक्ष्मी योजना हो या किसानों की योजना हो, सबसे आगे स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटक की हमारी है, जिसने किए हुए वादे हम पूरे करने जा रहे हैं। कर्नाटक की जनता देख रही है, इसीलिए तो मोदी बार बार कर्नाटक जा रहे हैं। कर्नाटक में जो सीटें आई थी पिछली बार, उससे लगभग आधे से ज्यादा सीटें तो अभी भी उनके नजरिए में आ नहीं सकती, ऐसा स्पष्ट सर्वे है उनका। इसीलिए मोदी अब आचार संहिता लगने के बाद भी घूम रहे हैं। इसका ही मतलब है कि कर्नाटक में बीजेपी हारने जा रही है। अमित शाह जी का कहना है कि पुत्र मोह और पुत्री मोह ने शरद पवार जी के पार्टी को बर्बाद कर दिया, उद्धव ठाकरे जी के बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई रोल नहीं था, बीजेपी का कोई रोल नहीं है शरद पवार गुट फूटने में या उद्धव ठाकरे जी के गुट फूटने में। शरद पवार जी को, सुप्रिया सुले जी को आगे बढ़ाना था, उनको पूरे पार्टी हैंडओवर करना था। तो श्रेष्ठ नेता जितने भी थे, जो बड़े बड़े नेता है, वो विरोध किए, वो उन्होंने विद्रोह किया, बोले कि ये नहीं चलेगा, हम सालों साल से आपके फाउंडिंग मेंबर्स है आपके पार्टी के, आप बेटी को इस कदर आगे नहीं बढ़ा सकते। उद्धव ठाकरे जी के बारे में अमित शाह जी ने कहा कि आदित्य ठाकरे जी को उनको सीएम बनाना था। आदित्य ठाकरे जी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने, जो शिंदे साहब है, एकनाथ शिंदे, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता है, उनके सामने एक बच्चा है, उनको सीएम बनाना है। ये पुत्र मोह और पुत्री मोह ने पार्टियों को बर्बाद किया। बीजेपी का हनुमंत पवार जी कोई रोल नहीं है, ये अमित शाह जी का कहना है। आप बिलीव करते हो उसको? अमित शाह साहब देश के होम मिनिस्टर है, बीजेपी के बहुत बड़े नेता है। महाराष्ट्र में हमारे होम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े नेता है देवेंद्र फडणवीस। तो अमित शाह साहब ने क्या कहा है आपने मुझे सुनाया। मैं आपको देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा 2 दिन पहले सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने एनसीपी तोड़ी है, हाँ हमने शिवसेना तोड़ी है, मुझे 2.5 साल आपने सत्ता से बाहर रखा, तो इसका बदला मैंने एनसीपी और शिवसेना फोड़ के लिया है। तो भाई अमित शाह साहब कहते हैं कि हमने पार्टी तोड़ी नहीं कौन सी भी, और देवेंद्र फडणवीस साहब कहते हैं कि एनसीपी और शिवसेना हमने तोड़ी है। तो भाई देश का होम मिनिस्टर और महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर दोनों आरएसएस से है, दोनों बीजेपी से है, दोनों ने एक जगह बैठना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि सामने जाके लोगों के क्या कहना चाहिए। ये अलग बात कहते हैं, वो अलग बात कहते हैं, लेकिन छोड़ दो अमित शाह साहब क्या कहते हैं, फडणवीस साहब क्या कहते हैं। महाराष्ट्र की जनता को पता है कि एनसीपी किसने तोड़ी है, शिवसेना किसने तोड़ी है। जिन लोगों ने महाराष्ट्र की अस्मिता रहने वाली पार्टी एनसीपी और शिवसेना, जिसे रीजनल पार्टी कहती है, मराठी लोगों का आवाज कहते हैं। शरद पवार साहब महाराष्ट्र की दिल्ली में आवाज थे, बाल साहब ठाकरे और उनकी शिवसेना महाराष्ट्र में मराठी लोगों की आवाज थी। तो मराठी अस्मिता में फूट पाड़ने का काम बीजेपी ने किया है। ये अमित शाह साहब मानेंगे नहीं, फडणवीस साहब मानेंगे नहीं, इसलिए कि उनके जो सर्वे चालू है उसमें ये साफ तौर से दिखा है कि इन्होंने जो दूसरे की पार्टी तोड़ी है, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। लोग इसका जवाब वोटिंग से देने वाले हैं। राज ठाकरे जी अमित शाह जी से मिले, राज ठाकरे जी अमित शाह जी से मिले, और जितने जो वोटर्स है, जो दोनों पार्टी को देखे, जो बाला साहब ठाकरे जी को देखे नजदीक से, बाला साहब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी से पले हैं, आगे बढ़े हैं, उनको विश्वास किए, सबका कहना है कि राज ठाकरे जी में वो गुण है जो बाला साहब ठाकरे जी में वो गुण था, और वो दिखता है। आर्ट, लिटरेचर हो, बोलने के तरीका हो। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो अलायंस हुआ है, सेंटर बीजेपी, जो आप लोग कहते हैं कि अद्भुत शक्ति, एक महान शक्ति, जो भी शक्ति हो, और राज ठाकरे जी स्टेट में, महाराष्ट्र में, क्या ये उद्धव ठाकरे जी को एक्लिप्स कर देगा, उद्धव ठाकरे जी को मात दे पाएगा? बिकॉज वारिस, बहुत लोगों का कहना है कि एक्चुअल वारिस कुछ भी हो राज ठाकरे जी है। तो क्या राज ठाकरे जी का पूरे ग्रोथ में एक जबरदस्त जंप होगा, जिस प्रकार से उन्होंने अमित शाह जी के साथ टाई अप कर दिया है, सेंटर के साथ टाई अप कर दिया है? आप इसको कैसे देखते हो? इज इट अ मास्टर स्ट्रोक पवार साहब, इज इट अ मास्टर स्ट्रोक बाय द बीजेपी? राज ठाकरे साहब को मैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर मानता ही नहीं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या महाराष्ट्र में स्थान है, कितना वोट परसेंटेज मिलता है, कितने एमएलए, कितने एमपी है, आप जानते हो, मैं जानता हूं। राज ठाकरे साहब को मैं और मेरी पार्टी पॉलिटिकल लीडर मानती नहीं है।
वोटिंग का परसेंटेज अगर देखा, उनके कितने लोग चुन के जाते हैं ये अगर देखा, स्थानिक स्वराज्य संस्था हो, लोकल इलेक्शन हो या स्टेट का नेशनल का इलेक्शन हो, मन से कहीं भी महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन राज ठाकरे साहब व्यक्तिगत तौर पर मुझे कार्टूनिस्ट के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं। आज उन्होंने अपनी कला का अपमान किया है। हम राज ठाकरे साहब को अच्छा कार्टूनिस्ट मानते हैं। उनके कार्टून के मार्फत, उन्होंने कार्टून के जरिए उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उसको मैं सैल्यूट करता हूं, उसको हम बहुत मानते थे। लेकिन आज अपनी कला के ऊपर ही अन्याय अत्याचार करते हुए राज ठाकरे साहब हमें दिखे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अब यहां दिखा नहीं सकता लेकिन मैं बताना चाहता हूं, 26 जनवरी 2019 में, 2019 के 26 जनवरी का राज ठाकरे साहब का कार्टून आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए। हर जगह छप के आया था। द हिंदू से लेके सकार मीडिया ग्रुप से लेके इंडिया टुडे से लेके टीवी 9 तक हर जगह 26 जनवरी 2019 का राज ठाकरे साहब का कार्टून है। क्या कार्टून निकाला था राज ठाकरे साहब ने? मैं वो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसने राज ठाकरे साहब को सैल्यूट करके मेरे फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वो कार्टून मैंने डाल दिया था। क्या कार्टून था कि हमारी भारत माता को दो लोग फांसी पे लटका रहे हैं। वो दो लोगों में से एक है मोदी साहब, दूसरे है अमित शाह साहब। और अमित शाह साहब और मोदी साहब भारत माता को फांसी चढ़ा रहे हैं और अमित शाह साहब पीछे से बोल रहे हैं, मोदी चे हाथ मजबूत करा। अरे भाई, भारत माता को फांसी पे लटकाने वाले अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब 2019 में आपको जल्लाद दिखते थे, तो आज जाके आप उनके यहाँ चाय पी के आए, उनका हाथ अपने हाथ में लेके आए। जिस हाथ से भारत माता को वो फांसी चढ़ा रहे थे, उन्हीं लोगों से आपने हाथ मिलाया राज ठाकरे साहब। आज आपने आपके कला का अपमान किया है। पवार साहब, बीजेपी और मोदी, अमित शाह जी का कहना है कि देखो, तुष्टिकरण का हाइट होता है। कांग्रेस यानी तुष्टिकरण। ट्रिपल तलाक में आपका पूरा क्लियर नहीं है, रवैया ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपका रवैया ठीक नहीं है। आप उसको, जो सरकार कुछ भी निर्णय लेते हो उसको अपोज करते हो। आर्टिकल 370 में डामाडोल है। आप एक स्ट्रिक्ट वर्जन, 70 साल आप नहीं कर पाए। मोदी जी ने फटाफट आने के बाद 370 अब्रोगेशन चालू कर दिया है। सीएए नेहरू, महात्मा गांधी, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। मोदी जी ने सीएए को इनकॉर्पोरेट कर दिया और मोदी जी और अमित शाह जी क्लियर कट कहा कि सीएए विल स्टे, कोई उसको वापस नहीं कर सकता। नॉन बीजेपी स्टेट्स उसको आइलैंड बना के उसको रोक नहीं सकते। ये कानून है और विड्रॉल नहीं होगा। तो ये यहां पर क्या तुष्टिकरण दिखता है आपका, कांग्रेस का, जो आरोप बीजेपी बार बार आप पे लगा रहे हो कि अपीसमेंट में आप बहुत आगे हो और इसमें पूरे देश को आपने उस मकाम पे पहुंचा दिया है जो ठीक नहीं है देश के लिए। नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी 2024 के इलेक्शन को कितना भी हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करे, जुर्रत करे, ये अब होने वाला नहीं। देश के सामने आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कौन सा होगा तो बेरोजगारी का है। देश अगर किसी समस्या से जूझ रहा है तो वो है महंगाई। देश में अगर छोटे व्यापारी किससे परेशान है तो वो जीएसटी से है। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, वो रास्ते पे उतरे हैं। देश के किसानों को एमएसपी चाहिए, वो रास्ते पे उतरे हैं। तो बुनियादी सवालों पे 2024 में लोग बीजेपी को सवाल पूछ रहे हैं। इसके बगैर बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम 370 पे जाएंगे, हम एनआरसी सीए में जाएंगे, हम ट्रिपल तलाक पे बात करेंगे। तो भाई, हिंदू मुस्लिम मसला इस देश का मसला नहीं है। इस देश के हिंदू मुस्लिम और दूसरे भी लोगों को पेट में क्या जाने वाला है, हाथ को नौकरी है क्या नहीं, हमारी महिला सुरक्षित रहेंगी क्या नहीं, नए रोजगार आएंगे कि नहीं, ये सवाल है। उसी सवाल पे हम बीजेपी को लड़ने वाले, बीजेपी से लड़ने वाले। राइट, थैंक यू सो मच सर। हनुमान पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बट आपने बॉन्ड का विषय ही निकाला नहीं, आपसे उम्मीद थी मुझे आज। क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आप सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में मैं क्या बोलूं सर? अभी लेट द एंटायर लिस्ट कम। आप ही लोग हो जो बोल सकते हो। पूरी लिस्ट आने दीजिए ना सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, तब देखेंगे। अब क्या बात है, 6000 करोड़ तो बीजेपी ने लिए हैं सर। 1000 करोड़ आपको भी मिले ना? बिल्कुल, लेकिन ईडी सीबीआई को भेज के नहीं मिले हमको जी। लेकिन एक सिर्फ दो पार्टियां हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर एक लंबा डिस्कशन जरूर करेंगे। केवल दो पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, दो, जिन्होंने कहा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हम एक पैसा नहीं लेंगे, ये इलीगल है। एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। बाकी हर पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे लिए। सर बिल्कुल। किसको कितने मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैक्ट नहीं, वही फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। सर आपको पड़ता होगा। मेरा ये कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इस स्कीम के जरिए हर पार्टी ने अपनी हैसियत को लेकर के कुछ ना कुछ लिया है। इट ऑल डिपेंड्स। अब देखिए डीएमके को 580 करोड़ रुपए वही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज दे रही है जिसने 1380 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को। तो दैट इज वेरी मेसी। लेट्स what I wanted to know was, as far as electoral bonds is concerned, let there be some clarity as to who has got what. Or number two, what I suspect is, this is my own opinion, even the list which will come out on Thursday, 21 तारीख को जो लिस्ट आएगी 5 बजे, उसमें भी कुछ खास मिलने वाला नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के हैं। किसने वो बॉन्ड इनकैश किए उसका जिक्र नहीं आने वाला है। सर अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है। हनुमंत पवार साहब आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे हमारे महाराष्ट्र में हफ्तेखोरी कहते हैं, वो अपने हाथ में सीबीआई ईडी का डर फैला के और धंधा देने का, बीजेपी ने हर एक कंपनी को ज्यादा से ज्यादा धंधा कैसे दिया जाता है और वहां से पैसे उनसे कैसे लिए जाते हैं, सत्ता का गैर इस्तेमाल, सत्ता का डर, इसके माध्यम से अगर कोई 6500 करोड़ रुपए लेता है तो हाँ उसमें फर्क है। हमारे पास ना कोई डर फैलाने के लिए इंस्टीट्यूशन है, ना हम किसी पार्टी को, किसी कंपनी को धंधा देने का लालच दे सकते हैं। फिर भी अगर लोग पैसे दे रहे हैं तो जरूर लेने चाहिए। लेकिन बीजेपी उनको मेडल मिलना चाहिए सर, जिन्होंने मैं धंधा दूंगा। मेरा ओपिनियन ये है कि जिन लोगों ने आपको पैसे दिए हैं उनको तो मेडल मिलना चाहिए, बहादुरी का मेडल मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल ही लोकशाही, डेमोक्रेसी को इतने बुरे वक्त में, डेमोक्रेसी के लिए अगर अपोजिशन को भी कोई पैसे दे रहा है बीजेपी का इतना दबाव रहने के बावजूद भी, तो उनको सैल्यूट ही करना चाहिए। लेकिन सर एक चीज है बहुत बड़ी, 2500 करोड़ का अभी तक हिसाब नहीं दिया गया है और ना ही अभी मांगा गया है। वो 2500 करोड़ क्या है, 2017 से लेकर के 2019 तक, 2019 के पहले तक का हिसाब अभी तक नहीं आया है। उसमें 90% उधर गया है। मोदी साहब ने तो भाषण में कहा था, न खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मैं अकेला ही खाऊंगा। ये उन्होंने पिछले 10 साल में लोगों के सामने रखा है। लोगों में बहुत गुस्सा है। मराठा आरक्षण में मैंने बोला था ना आपको, लोगों में बहुत गुस्सा है। उससे भी ज्यादा अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों को समझ आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, मगर अमित शाह जी ने इसको एक ट्विस्ट दे दिया है। बोले कि 303 सीट वाले 20,000 करोड़ में से 6,000 मिला है, 14,000 करोड़ उनको मिला है जो पार्लियामेंट में कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो बोला ये नाइंसाफी हो गया बीजेपी के साथ। ये आप प्रो रेटा कैलकुलेट करेंगे तो 14,000 करोड़ बीजेपी को मिलना चाहिए, 6,000। कल वो बोल रहे थे कि हम जो चंदा लिया है वो पिछले सरकार कैसे चंदा लेती थी उसका हिसाब नहीं रहता था, उसका पूछो पिछले जमाने में कैसे दे जाते थे। अब तो लिस्ट में आ गए, सामने आ गए, लेकिन भाई आपने सामने नहीं लाया। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लेके एसबीआई को खड़ा कर दिया चौराहे पे, तब जाके आप दे रहे हो। अगर बीजेपी इसके ऊपर ठाम है कि हमने कुछ बुरा काम नहीं किया, तो उन्होंने खुद ने बोलना है कि हमने कितने बॉन्ड वहां जाके पैसे लिए हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। बाय द वे लिस्ट अभी तक आई नहीं है बीजेपी की। कांग्रेस ने और बाकी हर एक पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी लिस्ट दे दी है। बिल्कुल, पता नहीं आपको ये मालूम है कि नहीं है। तो ये अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस ने और बाकी जितनी भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडिंग तृणमूल कांग्रेस, सब ने अपनी पूरी लिस्ट दे दी इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास यहाँ से पैसा आया और वो यहाँ पर यूटिलाइज हुआ। अभी तक बीजेपी की लिस्ट नहीं है, ये बीजेपी ने नहीं दी है अभी तक। वो अभी देखना है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो ये बहुत आगे तक जाएगी जहां तक मैं समझता हूँ। खैर फिलहाल आई वॉज वेटिंग फॉर द एंटायर लिस्ट टू कम ऑन थर्सडे एंड वी वुड हैव अ डिस्कशन आफ्टर दैट। लेकिन फिलहाल हनुमंत पवार साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट यू। जय श्री राम। गुड नाइट। जय श्री राम। जय श्री राम। आई फाइंड दैट वेरी नाइस। हनुमंत पवार जी एक्चुअली
told us that we had not talked about electoral bonds. He was prepared for that. That was very, very nice. Very nice. Nilesh Bhosle.